कल चल रहा था वो वापस लेते हैं एक बार और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो रुको। अच्छा सुनो अब ना, देखिएगा। कल की क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल अपने चल रहा था चिर सम्मत विज्ञान की असफलता। अच्छा सुनो, देखो कौन से तीन कारण थे जिनको चिर सम्मत विज्ञान नहीं समझा पाया। तो उसके अंदर पहला कारण तो ये था कि चिर सम्मत विज्ञान के अनुसार किसी भी आवर्ती का प्रकाश यदि धात्विक पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होना चाहिए। पर प्रयोग ये कहता है कि ऐसा नहीं होता। आवश्यक आवर्ती दहली आवर्ती के बराबर या उससे अधिक होगी तो ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा, अदरवाइज प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। तो पहला कारण तो ये चिर सम्मत ये कहता है कि जो यदि आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो आप किसको बढ़ाओ, तीव्रता को बढ़ाओ। पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये कहता है या प्रयोग ये कहता है कि अगर आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, आवर्ती बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। दूसरी बात, तीसरी बात, चिर सम्मत विज्ञान के अंदर जो प्रकाश है उसको तरंगाग्र का रूप माना गया है। और ये कहा गया है कि जब भी प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, यानी समय पश्यता होनी चाहिए। पर प्रयोग ये कहता है कि किसी प्रकार की कोई समय पश्यता नहीं होती है। इसका रीजन है क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो पर सेकंड जितने फोटोन आपतित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन और प्रकाश के आपतन में कोई समय पश्यता नहीं होती है। तो ये तीन कथन थे, तीन कारण थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स के माध्यम से नहीं समझाया पाया। तो इस वजह से हमें कण यांत्रिकी की जरूरत पड़ती है और कण यांत्रिकी के अंदर इसकी सफल व्याख्या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण व्युत्पन्न करके की गई। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, सारे के सारे लिखो। चिर सम्मत विज्ञान की असफलता, इसके अंदर लिखना सारे के सारे, लिखो, लिखवाता हूँ एक एक लाइन ना। चिर सम्मत अनुसार कुछ लाइन लिखवा दी थी क्या मैंने, कुछ भी नहीं लिखवाई। अच्छा, एक बार दिखाना कहाँ तक लिखा। अच्छा लिखवा दी थी क्या, चलो मैं एक बार, अच्छा इतना ही लिखवाया था क्या। हाँ नहीं, एक पॉइंट नहीं हुआ था ये ना। लिखो मैं वापस लिखवा देता हूँ। चिर सम्मत विज्ञान में प्रकाश को तरंग का रूप माना गया। चिर सम्मत विज्ञान में प्रकाश को तरंग का रूप माना गया तथा ऊर्जा को तीव्रता के समानुपाती कहा गया, तथा ऊर्जा को तीव्रता के समानुपाती कहा गया, तथा ऊर्जा को तीव्रता के समानुपाती कहा गया। अब पहला पॉइंट लगा के लिखो, फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखना। चिर सम्मत के अनुसार, चिर सम्मत के अनुसार धात्विक पृष्ठ पर, धात्विक पृष्ठ पर किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, परंतु परंतु प्रयोग के अनुसार, परंतु प्रयोग के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, परंतु प्रयोग के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक हो,
पहली आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक हो, तब ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, तब ही प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अतः चिरसम्मत विज्ञान इसे समझाने में असफल रहा, अतः चिरसम्मत विज्ञान इसे समझाने में असफल रहा, अतः चिरसम्मत विज्ञान इसे समझाने में असफल रहा। सेकंड पॉइंट लिखो, चिरसम्मत के अनुसार, चिरसम्मत के अनुसार चिरसम्मत के अनुसार यदि ऊर्जा बढ़ानी है, चिरसम्मत के अनुसार यदि ऊर्जा बढ़ानी है तो तीव्रता को बढ़ाना होगा, तो तीव्रता को बढ़ाना होगा, तो तीव्रता को बढ़ाना होगा। परंतु परंतु प्रयोग के अनुसार, परंतु प्रयोग के अनुसार परंतु प्रयोग के अनुसार यदि ऊर्जा बढ़ानी है, यदि ऊर्जा बढ़ानी है तो आवृत्ति को बढ़ाना होगा, तो आवृत्ति को बढ़ाना, तो आवृत्ति को बढ़ाना होगा, तो आवृत्ति को अतः चिरसम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा, अतः चिरसम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा। चिरसम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार, चिरसम्मत विज्ञान के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में होता है, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में होता है, प्रकाश तरंगाग्र के रूप में होता है जब तरंगाग्र किसी धात्विक पृष्ठ पर, जब तरंगाग्र किसी धात्विक पृष्ठ पर सही नहीं आ रही, की आवाज सही तो आ रही होगी इस टाइम पे तो, जब तरंगाग्र किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है,
तो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। सही आ रही है? तो कुछ पश्चात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अतः समय पश्यता होनी चाहिए। अतः समय पश्यता होनी चाहिए। परंतु 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 प्रयोग के अनुसार परंतु प्रयोग के अनुसार परंतु प्रयोग के अनुसार प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्यता नहीं होती। परंतु प्रयोग के अनुसार प्रकाश के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्यता नहीं होती है। कोई समय पश्यता नहीं होती है। अतः सम्मत विज्ञान अतः चिर सम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा। अतः चिर सम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा। चिर सम्मत विज्ञान इसे भी समझाने में असफल रहा। ठीक है, चलो आओ। हाँ जी, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इन कारणों को चिर सम्मत विज्ञान की सहायता से इन तीन कारणों को चिर सम्मत विज्ञान की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। नहीं समझाया जा सकता है। अतः इसके लिए कण यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए कण यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए कण यांत्रिकी की आवश्यकता होती है। अब लगाओ हेडिंग, कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या। हेडिंग लगाइएगा, कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या। और इसके अंदर भी हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगानी है कण यांत्रिकी द्वारा सफल व्याख्या, और इसके अंदर भी हेडिंग लगानी है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखो। लिखना, काफी सारी लाइनें हैं। लिखना, इसके अनुसार इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बलों के रूप में होता है, जिन्हें कहते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें फोटोन कहते हैं। को अब इसी के अंदर लिखना कार्यफलन। इसी के अंदर हेडिंग कार्यफलन।
जब किसी जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित है, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश आपतित करते हैं तो पदार्थ के लिए वह न्यूनतम और तो पदार्थ के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पदार्थ पर निकल जाए, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पदार्थ से बाहर निकल जाए परंतु गति ना करे, परंतु गति ना करे, तो उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को तो उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ये फलन कहते हैं। उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा फलन कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है, आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी कुछ ऊर्जा तो उसकी कुछ ऊर्जा कार्यफलन में तो उसकी कुछ ऊर्जा कार्यफलन में और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाती है और शेष इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करना। माना 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 एच ऊर्जा माना एच न्यू ऊर्जा का फोटोन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो इस एच न्यू ऊर्जा में से तो इस एच न्यू ऊर्जा में से एच न्यू नॉट ऊर्जा एच न्यू नॉट ऊर्जा धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने में एच न्यू ऊर्जा धातुओं को बाहर निकालने में तथा शेष एच न्यू माइनस एच न्यू डैश ऊर्जा से शेष एच न्यू माइनस एच न्यू डैश ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में हो जाती है इलेक्ट्रॉन गति करवाने में व्यय हो जाती है यानी खर्च हो जाती है इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में व्यय हो जाती है। चलो आओ सारे के सारे देखना बोर्ड पर। ये मेरे पास में एक धात्विक पृष्ठ है
इस पर हमने एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित किया है। क्या आइंस्टीन के अनुसार क्या है, जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में है, और उन बंडलों को अपन फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। तो धात्विक पृष्ठ है, इस पर एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ है। अब ये फोटोन की जो ऊर्जा है एच न्यू, वो दो काम में आएगी। एक तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के अंदर काम आएगी, और फिर बची हुई शेष एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में भी काम आएगी। तो यहाँ पे जो एच न्यू ऊर्जा का फोटोन आपतित हुआ है, उसने एच न्यू नॉट ऊर्जा किसमें खर्च कर दी? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। इस ऊर्जा से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है पर गति नहीं करता है, इसी को क्या कहते हैं अपन? कार्यफलन। अब इसमें से इस एनर्जी को घटा दूंगा तो शेष एनर्जी बचेगी। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? गति कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया। ये आपतित फोटोन की ऊर्जा है, ये दो काम में आती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करवाने में, और एक इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में। इसको इधर भेज दिया। ये ई के मैक्सिमम, जहां एच न्यू नॉट बराबर पाई है, इसी को अपन कार्यफलन कहते हैं। इसको डब्ल्यू से भी व्यक्त किया जा सकता है ना। चलो आओ, तो ये ई के मैक्सिमम कितना होगा? हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर मान रख दिया। तो इसी समीकरण को क्या कहते हैं? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। चलो एक काम करो, सामने लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसे उतार लो ना। सामने जो लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसे उतार लो। जैसे कर देना भाई। जैसे ही उतार लो मैसेज कर देना। हो गया।
लिखो अब इसके नीचे समीकरण, सॉरी इसके नीचे लिखना समीकरण एक की सहायता से, समीकरण एक की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। समीकरण एक की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। समीकरण एक की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। समीकरण एक की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की गई। अच्छा पहला पॉइंट लगाओ अब इसमें। समीकरण एक से स्पष्ट है कि, समीकरण एक से स्पष्ट है कि ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है। सेकंड पॉइंट लिखो, समीकरण एक से स्पष्ट है, समीकरण एक से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, समीकरण एक से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, दहली आवृत्ति से कम है, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः यह भी प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है, अतः यह भी प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है, जिसके अनुसार, अतः यह भी प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है, जिसके अनुसार आपतित आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखो तीसरा, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन का अवशोषण, आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन का अवशोषण केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अतः समय पश्यता नहीं होनी चाहिए, अतः समय पश्यता नहीं होनी चाहिए, अतः समय पश्यता नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रायोगिक परिणामों के ही अनुरूप है।
जो कि प्रायोगिक परिणामों के ही अनुरूप है। जो कि प्रायोगिक परिणामों के ही अनुरूप है। जो कि प्रायोगिक परिणामों के ही अनुरूप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक सवाल लिखवाता हूं मैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करेंगे। चलो बोर्ड पे। क्वेश्चन, सोडियम धातु के कार्यफलन की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करो यदि दहली तरंग दैर्घ्य 6800 यदि दहली तरंग दैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रॉम। सुनो अब ना, आपसे सवाल वाला कह रहा है कि सोडियम धातु के कार्यफलन की गणना करनी है जबकि दहली तरंग दैर्घ्य 6800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। चलो आओ देखो सॉल्यूशन। देखो जो तरंग, वो है लैम्डा नॉट बराबर 6800, यानी 6800 गुणा 10 की घात -10 मीटर, यानी 68 गुणा 10 की 8 मीटर। ओके। अब है कार्यफलन। फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। अच्छा, इसका यूनिट क्या है, जूल है, चेक कर लो। प्लांक कांस्टेंट का जूल सेकंड होता है, आवर्ती का 1/सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल में है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सी अपॉन लेमडा नोट। ठीक है ना, न्यू नोट बराबर सी अपॉन लेमडा नोट हो जाएगा। चलो मान रख दो 6.62 इंटू 10 की पावर -34, 3 गुणा 10 की घात 8, 68 गुणा 10 की घात -8, ये तो आएगा जूल में। अब जूल को इलेक्ट्रॉन इसका बताते हैं। 68 गुणा 10 की घात -8 गुणा 6, सॉरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये सॉल्व करने पर आपको कार्यफलन मिलता है। ठीक है, चलो उतार लो, बहुत सीधा सा ही सवाल है, और बता दो कितना आएगा।
बताओ देख कितना आएगा सोल्व करके। फटाफट सोल्व कर लो, फिर इसके आगे कल ही करेंगे।